आप सभी का रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सीटेट की परीक्षा संभवतः सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, तो उसको देखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो कि पर्यावरण से संबंधित मैटर है, इसको आज आप लोगों को बहुत ही सावधानीपूर्वक अध्ययन करना है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है और हर साल बनता है। तो आइए हम लोग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 को देखते हैं। एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की है। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करती है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इस स्तर के विद्यार्थी अपने परिवेश समुदाय के संदर्भगत अधिगम प्राप्त करते हैं। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों या विषय वस्तु या पाठ्यक्रम में विभाजित करती है। ये निम्नलिखित हैं। पहला है परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र में आपसी संबंध है, काम और खेल है, जानवर और पौधे हैं। तो इन सब का अध्ययन करता है परिवार के द्वारा। इस थीम में परिवार क्या होता है, परिवार से हम क्या सीखते हैं, परिवार का महत्व क्या है, कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं, तब क्या होगा जब लोग अपने अपने कामों को नहीं करेंगे, खेल कौन कौन से होते हैं, जानवरों और पौधों की विशेषताएं एवं उनका उपयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। दूसरा है भोजन। इस थीम में भोजन के स्वाद, उसके पाचन, विभिन्न प्रकार के भोजन, कुछ फल सब्जियां जो बाहर से आई, भोजन पकाने के तरीके एवं संरक्षण आदि विषयों पर चर्चा की गई है। तीसरा टॉपिक है पानी या जल। इस थीम के अंतर्गत पानी के महत्व, पानी की कमी और प्रदूषण से होने वाली समस्याओं, पानी के स्रोतों एवं उनका संरक्षण और जल जनित रोगों के विषय में चर्चा की गई है। चौथा पॉइंट है आवास। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के आवास, लोगों के रहन सहन, उनका पहनावा, प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं के विषय में चर्चा की गई है। पांचवा है यात्रा। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न यात्रियों के अनुभवों, पुराने ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, वस्तुओं, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। छठा पॉइंट है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं में प्रयुक्त तकनीक या प्रक्रियाएं, प्रयोगों आदि पर चर्चा की गई है। आगे हम लोग परिवार एवं मित्र से संबंधित प्रश्न कितने पूछे गए हैं सीटेट में, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं सीटेट में। तो पहला प्रश्न है आपका, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है। तो ये कथन
पहला ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तीसरा ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो यही ऑप्शन आपका जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार भी मान्यताएं होती हैं। अतः परिवार में केवल माँ पिता और बच्चों को सम्मिलित होना गलत है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बच्चे को सामाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो सामाजीकरण का पहला पाठ जो होता है वो परिवार से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि परिवार को यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं। परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है, जहाँ वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है तथा सामाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार से ही होता है। इसलिए परिवार को सामाजीकरण का पहला पाठशाला भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्राथमिक सामाजीकरण है। तो ऑप्शन देखिए, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है कि परिवार एवं मित्र, तो शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, यही ऑप्शन आपका सही है। व्याख्या में देखते हैं, बच्चों को सामाजीकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है। इसे ही प्राथमिक सामाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। सामाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगला प्रश्न है, एकल परिवार से तात्पर्य है। तो ऑप्शन है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है इसका शेष यहाँ पे है, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, और डी है केवल पति और पत्नी। तो यहाँ हम फिर से आना चाहेंगे, यहाँ पे क्या है कि एकल परिवार से तात्पर्य पूछा है। तो एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। आइए देखते हैं इधर अगला, संयुक्त परिवार के विघटन के परिणाम स्वरूप एकल परिवार का अस्तित्व आया। एकल परिवार के अंतर्गत माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। तो दहेज प्रथा हमारे देश में इसकी मान्यता है नहीं, लेकिन भले लोग लेते हैं, तो ये सही नहीं हो सकता है। यहाँ पे एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, बाल श्रम पे भी निषेध है, कानून बना हुआ है, इसलिए ये भी सही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ये सही है और ये सामाजिक बुराइयों में आता है, तो इसलिए यही सही भी है। सामाजिक बुराइयों में दहेज तथा बाल श्रम प्रमुख बुराइयां हैं। इन बुराइयों का प्रमुख कारण अशिक्षा एवं गरीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2006 में पारित किया गया था। बाल विवाह विरोध अधिनियम 2006 में पारित किया गया, जबकि 1 नवंबर 2007 से इसे लागू किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो परिवार की विशेषता में क्या है, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, तो ये तो रहते ही हैं, नहीं पूछा गया है, इस बात का